जादुई नियंत्रण कक्ष में कई लोगों ने डॉलर को उसके हाथों से पकड़ लिया ताकि वह जादुई क्रिस्टल पर वार करना जारी न रख सके। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं क्योंकि वह छात्रों को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर इस चीज को तोड़ना चाहती थी। उनमें से एक ने समझाया कि अगर वह नहीं रुकी तो जादुई क्रिस्टल टूट जाएगा। निराशा से ग्रस्त होकर उसने उन्हें जाने देने का आदेश दिया क्योंकि वह अपने दोस्तों को बचाना चाहती थी। उसने खुद को फिर से हमला करने के लिए तैयार किया और लोगों ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। उनके पीछे एक और आदमी था जो एक टैबलेट पकड़े हुए था जिस पर स्टेडियम का नक्शा दिखाया जा रहा था। वह आदमी चुपचाप देखने लगा और सदमे में आ गया। संत के आगे बोलने से ठीक पहले उस आदमी ने सभी को बताया कि स्टेडियम के अंदर एक अतिरिक्त जीवन प्रतिक्रिया का पता चला है। यह सुनकर डॉलर और दूसरे की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वे उस आदमी की ओर मुड़ गए। हर कोई सदमे में था क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई आभासी अवरोध के बावजूद स्टेडियम में घुसने में कामयाब हो गया था। चश्मा पहने हुए गंजे आदमी और मूंछों वाले लंबे बालों वाले आदमी ने नक्शे को देखना शुरू किया और वे अवाक रह गए। आश्चर्यचकित भाव के साथ गंजे आदमी को एहसास हुआ कि किसी ने मैदान में घुसकर एक मिट्टी की चींटी को मार दिया है। मूंछों वाले आदमी की आंखें भ्रम से भरी हुई थीं क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई आभासी जादुई बाधा को पार करने में कामयाब हो गया है। टैबलेट वास्तविक समय में प्रोजेक्ट कर रहा था कि स्टेडियम के अंदर क्या हो रहा था। नक्शे पर कई लाल बिंदु और कई हरे बिंदु थे। वास्तविकता यह थी कि किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा था। दृश्य बदल गया और स्टेडियम के अंदर पिगीज और बियांका के बेहोश शरीर जमीन पर थे और क्षेत्र में जहरीली गैस भर गई थी, इससे पहले कि कोई समस्या हो। लेकिन अब जब उनके पास एचपी पॉइंट नहीं थे, तो अगर चींटियों को हराया नहीं जाता तो गैस घातक हो सकती थी। कुछ ही दूरी पर सांचो और ट्यूडर के बेहोश शरीर भी थे और सबके सामने विक्कीर खड़ा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दृढ़ निश्चय के साथ चींटियों को गौर से देखने लगा। तभी उसकी आंखें सतर्कता से भर गईं और वह पलट गया। उसके पीछे एक चींटी की लाश के नीचे छिपी हुई छोटी मकड़ी थी। विक्कीर ने मकड़ी की उपस्थिति को देखा, लेकिन पीछे मुड़ने के बजाय वह नहीं हिला और कहा कि परिवार के आदर्श वाक्य के अनुसार एक अदम्य जानवर का भाग्य केवल मृत्यु है। इस तथ्य के बावजूद कि छोटी मकड़ी अभी एक बच्ची थी, वह समझ गई कि अब क्या होने वाला है और डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। उसे एहसास हुआ कि उसने भोजन की तलाश में स्टेडियम में प्रवेश करके गलती की है। विक्कीर की आंखें चमकने लगीं। वह छोटी मकड़ी की ओर मुड़ा और बाद में उसे एक व्याख्यान देने का फैसला किया और उसे दूसरों की रक्षा के लिए चारों ओर का सारा जहर निगलने का आदेश दिया। एक आभारी भाव के साथ उसने अपने माथे पर अपना पंजा रखा, यह संकेत देते हुए कि वह उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार थी। उसने अपना मुंह खोला और क्षेत्र की सारी जहरीली गैस को अंदर लेना शुरू कर दिया। जब विक्कीर अपना ध्यान भटका रहा था, तभी एक विशालकाय चींटी उसके ऊपर दिखाई दी और उसे गौर से देखने लगी। लेकिन हमारे लड़के को उसकी मौजूदगी का एहसास होने में देर नहीं लगी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और शांत निगाहों से जानवर से पूछा कि क्या उसे जरा भी शर्म नहीं है। जवाब में चींटी ने अपना मुंह खोला और हमला करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन हमेशा की तरह जानवर के हरकत करने से ठीक पहले विक्कीर ने बहुत तेजी से कदम बढ़ाया, अपने मन को सक्रिय किया और बिना ज्यादा प्रयास के अपने पैर से जानवर की गर्दन पर वार किया, जिससे उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। जादुई नियंत्रण कक्ष में गंजा आदमी और बाकी लोग सदमे में थे। दूसरे आदमी ने नक्शे को ध्यान से देखना शुरू किया और अचानक एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देखकर वह भ्रमित हो गया।
विक्कीर का ध्यान चींटी की लाश पर केंद्रित था और उसकी आंखें चिंता से भर गई थीं। उसे याद नहीं था कि इस जगह पर कोई महत्वपूर्ण ऊर्जा महसूस कर सकता है। इस बीच छोटी मकड़ी जहरीली गैस को निगल रही थी। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और आक्रामक रुख अपनाया, यह मानते हुए कि वह 18 साल का था और एक मध्यवर्ती शुरुआती स्तर का तलवार विशेषज्ञ था। अगर स्नातक के रूप में उसके स्तर का पता चला तो यह एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। उसके सामने दो शक्तिशाली हत्यारे चींटियां थीं जो सैनिक चींटियां थीं, लड़ाई में विशेषज्ञ। उनमें से एक का जोखिम स्तर B+ था और दूसरे का C था। विक्कीर ने चींटियों को ध्यान से देखना शुरू किया, यह महसूस करते हुए कि इन काल्पनिक गोलेम को बिल्कुल असली राक्षसों की तरह बनाया गया था। उससे थोड़ी दूर पर सांचो जमीन पर बेहोश पड़ा था। विक्कीर उसके पास गया और उसकी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया, फिर उसने बाकी सभी के हथियार उठा लिए। अब उसने बियांका का धनुष, ट्यूडर का भाला और पिग्गी की तलवार अपनी पीठ पर उठा रखी थी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। वह चींटियों को गौर से देखने लगा और इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर वह अपने पिछले जन्म में जानी पहचानी हत्यारी चींटियों की रणनीति अपनाए तो वह उनका सामना ऐसे कर पाएगा जैसे वह तलवार चलाने में माहिर हो। उसकी नज़र चींटियों की गर्दन पर टिकी थी। कमजोर बिंदु। इन जानवरों में से सबसे बड़ा जानवर पृष्ठीय आवरण था, जो सिर और वक्ष के बीच का संबंध था। चींटियों के हमला करने से ठीक पहले विक्कीर ने सांचो की कुल्हाड़ी को मैना से लपेटा और उसे चींटियों की ओर जोर से फेंका। कुल्हाड़ी बहुत तेजी से घूमने लगी और जानवर के पृष्ठीय आवरण पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। बारबॉय ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और उसे याद आया कि इस हिस्से में हत्यारे चींटियों का बायोमेट्रिक कंपास स्थित था। विक्कीर की भयानक शक्ति को देखने के बाद चींटियां डर से भर गईं और उनके शरीर कांपने लगे। विक्कीर बहुत तेजी से आगे बढ़ा और सांचो की कुल्हाड़ी का उपयोग करके उसने चींटियों में से 3 पर फिर से उनके पृष्ठीय आवरण पर हमला किया। वास्तविकता यह थी कि अगर यह टूट जाती तो वे दिशा का बोध खो देतीं और पीछे की ओर चलने लगतीं। उसने बियांका का धनुष निकाला, चींटियों पर निशाना लगाना शुरू किया और उसकी आंखें एक भेदक आभा से चमकने लगीं। उसे याद आया कि इन जानवरों में अभी भी एक और कमजोरी थी। उसका ध्यान चींटियों की खोपड़ी पर केंद्रित था। खोपड़ी 2 टुकड़ों में विभाजित थी, जिसमें एक उंगली के आकार की छोटी लंबाई निचले मध्य भाग में स्थित थी। उसने तीर को मन से लपेटा और उसे चलाया। तीर बिजली की तरह उड़ा और चींटियों की खोपड़ी पर लगा, जिससे वह टुकड़ों में बिखर गई। उस क्षेत्र में खोल अन्य स्थानों की तुलना में काफी कम कठोर था। विकियर ने ट्यूडर का भाला निकाला, छलांग लगाई और उन चींटियों के ऊपर दिखाई दिया जिन्हें उसने पहले कुल्हाड़ी से अशक्त कर दिया था। चींटियों ने अपना सिर उठाया, ऊपर देखने लगीं और उसे देखकर वे घबरा गईं। विकियर बिजली की तरह आगे बढ़ा और पहले जानवर की खोपड़ी पर वार किया, फिर उनकी गर्दन पर हमला किया और अंत में उनके पैर काट दिए। हमला करने के बाद वह वापस जमीन पर उतरा। एक हाथ उस पर रखा और दूसरे जानवरों को ध्यान से देखने लगा, उन सभी को खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन फिर कुछ हुआ और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही थीं। दूसरी चींटियों की तुलना में बहुत बड़ी छाया उसके ऊपर दिखाई दी। विक्कीर खड़ा हो गया और उसका ध्यान उस पर केंद्रित था। जानवर के सामने होने के बावजूद वह शांत रहा और उत्सुकता से देखने लगा। एक विशाल लाल चींटी दिखाई दी, उसका ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित था और उसके मुंह में पानी आ रहा था। यह हत्यारी चींटियों में से एक थी, अधिक सटीक रूप से एक सामान्य चींटी जिसका जोखिम स्तर A रैंक था।
यह देखकर हमारे लड़के ने भाला जमीन पर गिरा दिया और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। वह यह देखकर कुछ हैरान था कि यह राक्षस भी परीक्षा में था। उसकी आंखें भावनाओं से भर गईं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पिग्गी की तलवार की मूठ पकड़ी और धीरे धीरे उसे खोलना शुरू कर दिया। जहरीली गैस का पर्दा जादुई आभासी अवरोध में फैल गया था, जिससे दर्शकों के लिए यह देखना असंभव हो गया था कि अंदर क्या हो रहा है। सभी चुप थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सभी छात्र आपस में चर्चा करने लगे। अब जहरीले कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तीसरे पैटर्न का समय पहले से ही समाप्त हो रहा था, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे प्रथम वर्ष के छात्र उन 3 पैटर्न का सामना कर सकें जिन्हें तीसरे वर्ष के छात्र भी नहीं झेल सकते थे। जादुई नियंत्रण कक्ष में स्टेडियम की निगरानी कर रहे लोगों में से एक व्यक्ति सदमे में आ गया। यह देखकर मूंछ वाला आदमी उसकी ओर मुड़ा और जिज्ञासु और भयभीत भाव से पूछा कि समस्या क्या है। गंजा आदमी पागलों की तरह पसीना बहाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या अब क्या करना है। आदमी ने पलटकर घबराहट से भरे भाव से बताया कि जनरल चींटी हार गई है। इसके अलावा जिन लोगों की जांच की जा रही थी उनके महत्वपूर्ण संकेत अभी भी सामान्य थे। प्रोफेसर मॉर्ग प्रकट हुए और उनकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि शक्तिशाली जनरल चींटी हार गई थी। मुर्दाघर को एक सामान्य चींटी याद आने लगी और उसकी आंखें भय से भर गईं क्योंकि यह जानवर कोई गोलेम नहीं था जिसे अकादमी के छात्रों को हराना था। यह एक धोखा था जिसे छात्रों के लिए 1 घंटे तक टिकना मुश्किल बनाने के लिए रखा गया था। उसने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और उत्सुकता से देखने लगा कि स्टेडियम के अंदर क्या हो रहा है। तभी एक आदमी अपने कंधों पर बैंगनी बालों वाली एक महिला को लेकर आता हुआ दिखाई दिया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, यह बताते हुए कि उसे प्रोफेसर सैटी मिल गई है, जिसके पास जादुई दीवार भी की चाबी है। वरिष्ठों में से एक ने पूछा कि वह कहाँ थी। वह आदमी घबरा गया और घबराई हुई निगाह से जवाब दिया कि वह यहाँ तब आई थी जब एक गली में बार के मालिक ने उस पर बर्बरता और व्यापार में हस्तक्षेप करने की रिपोर्ट की थी। प्रोफेसर सैटी पूरी तरह से नशे में थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। निष्कर्ष रूप में वह पागल थी। डेलर ने उनकी ओर मुड़कर अपनी मुट्ठी बांधी, अपनी उंगली से जादुई अवरोध की ओर इशारा किया और उग्र नजर से उन्हें जादुई दीवार भी खोलने का आदेश दिया। यह सुनकर दूसरों की आंखें चिंता से भर गईं क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ट्यूडर और अन्य अभी भी जीवित हैं या नहीं। उन्होंने चाबी का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे जादुई अवरोध विघटित होने लगा, जिससे जहरीली गैस निकल गई। बाहर अकादमी की मध्यावधि परीक्षा के दौरान हुई घटना अंततः 42 मिनट और 13 सेकंड के बाद जादुई दीवार के खुलने के साथ समाप्त हुई। प्रशिक्षक, जो भारी सांस ले रहे थे, स्टेडियम में उतरे। सभी की आंखें आश्चर्य और भ्रम से भरी थीं। उनके सामने जमीन पर चींटियों की लाशें पड़ी थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ प्रथम वर्ष के छात्रों ने इन सभी चींटियों को हरा दिया है। तभी बहुत चिंतित डेलर भी स्टेडियम में उतरे और चिंता से भरी निगाहों से दौड़ते हुए पूछने लगे कि ट्यूडर और बाकी लोग कहाँ हैं। आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह खुद को खुला हुआ महसूस कर रही थी। उसके सामने वकील की बेहोश लाश जमीन पर पड़ी थी, जिसके चारों ओर चींटियों की लाशें थीं। उसका ध्यान हमारे लड़के पर था। वह चुपचाप उसे देखने लगी। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता कि वकील वास्तव में बेहोश था या सिर्फ दिखावा कर रहा था। डेलर के मन में एक सवाल आया। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ क्या कर रहा था।
खैर, वास्तविकता यह थी कि विकिर नाटक कर रहा था। उसने और भी अधिक दिखावा करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, और हालांकि यह कुछ हद तक असहज था, लेकिन यह दिखावा करना बेहतर था कि वह लड़कों से लड़ते हुए गिर गया था। डेलोर को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ हद तक राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई, और यह समझने में थोड़ा जटिल होने के बावजूद वह किसी महान भविष्य के नायक को न खोने से संतुष्ट थी। उसकी दोस्त हाथ में कैमरा लेकर आई। वह मुस्कुराने लगी, तस्वीरें लेने और अखबार में सब कुछ प्रकाशित करने के लिए तैयार। उसने कैमरा चालू किया और विकिर की सावधानी से एक तस्वीर ली जो जमीन पर पड़ा था। वह एक नायक के रूप में जाना जाता था जिसने कोलोसियो अकादमी में मध्यावधि परीक्षा के दौरान अपने सहपाठियों को बचाने के लिए खतरे में छलांग लगा दी थी। ट्यूडर, बियांका, पिग्गी और सांचो की तस्वीर भी अखबार में सार्वजनिक की गई थी। बियांका ने विकिर के वीरतापूर्ण कारनामों का खुलासा किया जो उसने बेहोश होने से पहले देखे थे। उसके बाद विकिर का साक्षात्कार लिया गया। उसने अपनी ठोड़ी को अपनी उंगली से छूना शुरू किया और भ्रमित नजर से बताया कि यह उसके दोस्तों और खुद की शक्ति के संयोजन से बना परिणाम था। वह एक विनम्र नायक था और उसकी प्रशंसा की गई। मैच के बाद पसीना पोंछते हुए विकिर की एक तस्वीर भी प्रकाशित हुई थी। वह सुंदर होने के कारण चर्चा का विषय बन गया और एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ तलवारबाज के रूप में अपने मोनो रैंक में पुनर्मूल्यांकन किया गया। मॉन्स्टर रिसर्च सेंटर के प्रमुख ने संदेह जताया, कहा कि एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ तलवारबाज के लिए चींटी जनरल को हराना असंभव था। लेकिन विकिर ने समझाया कि वह जानता था कि हत्यारे चींटियों की खोपड़ी में एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। उसी राजकुमार ने विकिर को बुलाया, और क्योंकि उसने हत्यारे चींटियों के पीछे के रहस्य को उजागर किया था, इसलिए यह भविष्यवाणी की गई थी कि शाही सैनिकों की मृत्यु दर कम हो जाएगी, और परिणामस्वरूप क्राउन प्रिंस ने हमारे लड़के को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया। उसके हाव भाव से पता चला कि वह इस स्थान पर नहीं रहना चाहता था। विकिर को इस साल का हॉट स्टार नामित किया गया था, लेकिन वह इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं था। अखबार पढ़ रहे किसी व्यक्ति ने उसे अपने हाथों से फाड़ दिया। रात का समय था और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विकिर था। वह अकादमी की छत पर बैठा था और जब चांद की रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल रही थी, तो वह खोई हुई नजर से जमीन की ओर देखने लगा और आहें भरने लगा। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं क्योंकि कोई नहीं सोच सकता था कि उसका शांत छात्र जीवन इतना समस्याग्रस्त हो जाएगा। बेबी मैडम प्रकट हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक मुस्कान के साथ खुशी से उछलने लगी। लेकिन हमारे लड़के ने उससे कहा कि यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका उसे जश्न मनाना चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि सब कुछ बदल गया था, वह खुश था कि बाकी लोग खतरे से बाहर थे। जब वह विचलित था, तो एक उल्लू उनकी ओर उड़ने लगा। विकिर तनाव और उलझन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, जबकि दूसरी ओर बेबी मैडम डर गई। जल्दी से एक छोटी मकड़ी विकिर के कपड़ों में छिप गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उल्लू उस पर बैठ गया। उसका ध्यान उल्लू के पैर पर केंद्रित था जिसके चारों ओर एक नोट लपेटा हुआ था। हमारे लड़के को जल्दी ही एहसास हो गया कि यह सिंडी वेंडी की नियमित रिपोर्ट थी। उसने नोट लिया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसने 10 कुलीन लाशों का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसे विश्लेषण करने के लिए समय चाहिए था, अधिकतम 1 महीने। नाइट हाउंड के बारे में नकलची सामने आए थे। एक ने महिमामंडन के लिए ऐसा किया था और दूसरों के इरादे अज्ञात थे। बास्करविले परिवार का ओसिरिस एस्टेट से बहुत दूर था और यह माना जाता था कि वह शाही राजधानी की ओर जा रहा था। और अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, अकादमी में पहले वर्ष के छात्रों में से एक अपने शाही वंश को छिपा रहा था।
संदेश देने के बाद उल्लू उड़ने लगा और छोटी बच्ची मैडम हमारे लड़के के कपड़ों से फिर से उभरी। हमारे लड़के की निगाह कागज पर टिकी हुई थी और उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गई थीं। उसे नहीं पता था कि उसे 10 कुलीन लाशों के बारे में सुराग मिले हैं या नहीं, यह देखकर कि वह उसे 1 महीने तक इंतजार करने के लिए कह रही थी। यह स्पष्ट था कि वह इस मामले को सावधानी से देख रही थी। उसे याद आने लगा जब उसने सेंटेस डॉलर्स के साथ मिलकर राक्षस को हराया था। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि उसने संत की शक्ति उधार लेकर उसे आसानी से हरा दिया था, लेकिन अगले महीने के दौरान उसे अपने कौशल में परिश्रम पूर्वक सुधार करने की आवश्यकता थी। चिंतित भाव के साथ उसने नाइट ब्लडहाउंड की कल्पना करना शुरू कर दिया। वह पहले नाइट ब्लडहाउंड के मामले के बारे में चिंतित था, लेकिन अब नकल करने वाले थे, और अगर वे महल से ध्यान आकर्षित करते या अगर उनकी हरकतें ओवरलैप होतीं तो यह बुरा होता। उसे जल्द से जल्द इसकी जांच करने की जरूरत थी। अन्य समाचारों के लिए उसके भाई ओसिरिस लेबास्करविले, जिसकी तीखी निगाहें थीं, ने पारिवारिक संपत्ति छोड़ दी थी। इसके अतिरिक्त अकादमी में राजघराने का एक सदस्य था। जब छोटी बच्ची मैडम विकर की गर्दन के अंदर छिपी हुई थी, तो उसने सिंडेविंडी की कल्पना करना शुरू कर दिया, जो मुस्कुराहट के साथ अंगूठा दिखा रही थी। उसने उसे चौथी चीज करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसने उसे यह क्यों बताया। उसके लिए वह कुछ हद तक एक अजीब महिला थी। जानकारी को उजागर होने से रोकने के लिए उसने अपने हाथ का उपयोग करके चादर को जला दिया। उसे यह जानने की परवाह नहीं थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसे यह जानकर कुछ खोना पड़ रहा था। पलक झपकते ही चादर राख में बदल गई और हवा के साथ उड़ने लगी। हवा ने राख को एक तरफ कर दिया और उसी क्षण स्कर्ट पहने एक महिला प्रकट हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अकादमी के हीरो से ऐसी जगह पर मिली है। उसकी आवाज सुनकर विकर अपनी मदहोशी से बाहर आया और अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। यह कोई और नहीं बल्कि सिंक्लेयर थी। जब आसमान सितारों से भरा हुआ था, तो वह मुस्कुराने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और शर्माते हुए पूछा कि क्या इसे ही नेति कहते हैं। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।